क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्णय नहीं दिए कि हर एक कोर्ट के अंदर में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग विजुअल से आर्ग्यूमेंट होगा, बहस होगा? हमारे सारे देश के कोर्टों का जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो सबको पता चलता है? इस प्राइम मिनिस्टर के अंदर में जो एबिलिटी है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो करने की क्षमता है, वो करने का साहस है। ऐसा साहस इस पूरे न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए करिए। क्या कोविड के समय में यह आवश्यक नहीं था कि हर एक कोर्ट के अंदर में कैमरे लगाए जाएंगे? क्यों अचानक वो कैमरे गायब हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्णय नहीं दिए कि हर एक कोर्ट के अंदर में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल से आर्ग्यूमेंट होगा, बहस होगा, हाइब्रिड होगा? क्या वो कैमरे चल रहे हैं आपके पास में? हाइब्रिड चल रहा है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है? क्या समय नहीं आ गया है? इस युग में हम जी रहे हैं जो कि युग ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। वो ट्रांसपेरेंसी कहां है, पारदर्शिता कहां है? वो आपके लिए भी महोदय एप्लीकेबल है, वो आपके लिए भी लागू है। आपने हमारे सारे देश के कोर्टों का जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो सबको पता चलता है? कुछ कोर्ट को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ न्यायालयों को छोड़ दिया जाए, तो क्या बाकी के न्यायालय में लाइव स्ट्रीमिंग होती है? क्यों नहीं होती है? क्यों देश का पार्लियामेंट इससे वंचित हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसकी समीक्षा करें और समय आने पर उस न्यायाधीश के खिलाफ, उसके विरुद्ध उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, कार्यवाही भी की जाए। क्या आपने कभी, आप ऐसा नहीं करते हैं इसलिए डर लगता है? क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपके लिए भी अगर इस देश का लॉ मेकर, इस देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सब के सब भ्रष्ट हैं, ऐसा मान लिया जाए? आपने कहा है अपने जजमेंट के अंदर में कि जितने भी लॉ मेकर्स हैं उनके लिए एक अलग, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग न्यायालय होने चाहिए और उनकी प्रोसीडिंग्स फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश की जनता को कि क्या आप न्यायाधीश हो जाने के बाद में ऐसी डुबकी लगा के आते हैं गंगा से कि आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं? आप भी ये मत भूलिए कि समाज का एक अभिन्न अंग हैं। आप इसी समाज से निकले हुए एक अंग हैं। अगर समाज के अंदर में भ्रष्टाचार है, हमारे लॉ मेकर्स, कानून को बनाने वाले अगर भ्रष्ट हैं, तो आप भी भ्रष्टता से विलिप्त, मुक्त नहीं हो सकते। आप भी उसमें अलिप्त हैं और आप होते हैं। क्या ये देश की जनता को पता नहीं है? आपको लगता होगा आपकी स्थिति वही हो गई है जैसे शुतुरमुर्ग की होती है, ऑस्ट्रिच। वो लगता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको लगता है कि जब बहुत बड़ा खतरा हो तो रेत में अपने सर को अंदर डाल देता है, उसको लगता है कि खतरा टल जाएगा। या बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख मूंद लेती है, उसको लगता है कि कोई देखता नहीं है। आपकी परिस्थिति वैसी ही है, आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा परसेप्शन, ऐसा बहुत सारा एक बहुत बड़ा वर्ग अगर ये बात सोचता है, और मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे वकील को अगर करीब 40 वर्षों के बाद में इस तरह का वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूं, ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूं? मैं नहीं, ये मैं जानता नहीं हूं कि अगर आप अपने आप पर आ जाएं तो मेरी क्या दुर्दशा कर सकते हैं आप। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्या आपको लगता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है? मैं भली भांति जानता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाइयां आप लोग करने में सक्षम हैं और करते रहे हैं। मैं एक ऐसे वकील को डिफेंड कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में जिसको कि आपने बिना ट्रायल के आपने उसको कन्विक्ट किया। ऐसा मत करिए, और ऐसा करते हैं इसलिए डर लगता है। आपको लगता है कि बाकी सबके लिए कानून है,
तो ये कहते हैं भाई कि प्राइमा फेसी केस, बाप रे बाप, अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून को अभी तक आप ढो रहे हैं। कानून बनाने का मतलब है कानून की विवेचना करने का, उसी को आप ढो रहे हैं कि प्राइमा फेसी केस हो गया तो उसके विरुद्ध जो है अब तो ट्रायल फेस करे वो 50-50 वर्षों तक, 25-25 वर्षों तक एक अक्यूज जो है वो ट्रायल फेस करता रहता है। क्या आपके लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होना चाहिए? प्राइमा फेसी केस की जब बात करते हैं प्रथमदर्शिता, तो प्रथमदर्शी में अगर आपके विरुद्ध अगर कोई केस बनता है भ्रष्टाचार का, तो क्या आप इस समाज के एक अंग नहीं है? क्या आप अपनी इंडिपेंडेंस का रोना रोते हुए, क्या आप उसी बिल्ली की तरह, जो कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पी लेती है और उसको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, यही करते रहेंगे? आप अपने लिए कोई कानून नहीं बनाते हैं, ना सरकार के ऊपर में दबाव लाते हैं कि वो कानून नहीं बनाए। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे आप अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है? क्या एक राज्यसभा का मेंबर है उसके लिए कोई इंडिपेंडेंस नहीं है? क्या एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का उसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है? क्या एक वकील के विरुद्ध आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं, क्या उसका इंडिपेंडेंस नहीं है? हर किसी व्यक्ति का इंडिपेंडेंस है, जैसा कि आपका इंडिपेंडेंस है। हर किसी के लिए कानून बना है, आपके लिए कोई कानून नहीं है। मुझे बताइए कि आपके लिए कोई कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर समाज का हर एक वर्ग, समाज का हर एक अंग अगर भ्रष्ट है, तो क्या आप इससे अलिप्त हो सकते हैं? कोई कल्पना तक कर सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए यह मत भूलिए कि हमारे इस देश में चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने जो व्यवस्था बनाई थी वो क्या थी? आचार्य चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि अगर हर एक न्यायाधीश के ऊपर में एक गुप्तचर होगा और वो गुप्तचर न्यायाधीश के बारे में सूचना राजा को देगा, और अगर वो न्यायाधीश किसी भ्रष्टाचार में अलिप्त पाया गया तो उसका जो दंड होगा वो मृत्युदंड होगा। चाणक्य क्या लगता है आपको, कोई साधारण मनुष्य थे? मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में उनके जैसा विद्वान न कभी, न भूतो न भविष्यतो, न कभी भूतकाल में पैदा हुआ है पूरी दुनिया में, न कभी भविष्य में कभी होगा। आप उनसे तो कुछ सीखिए कि उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई है। यह देश तो सबका है, आपका भी है, और आप अपने लिए कानून नहीं बनाते हैं, बनाने देते हैं, और न चाहते हैं कि आपके लिए कोई कानून बने, और आप कानून बनाते रहते हैं। यही समाज, यही देश में आपको रहना है, इसी देश में रहना है आपको। इसी न्याय व्यवस्था को आप, जिसका कि गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कई बार और उसको बदलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, चरमराई हुई, गलत सलत जो भी आपने कानून का विवेचन किया, प्राइमा फेसी केस। क्या होता है प्राइमा फेसी केस? आप 1943 के अंदर में जो प्रिवी काउंसिल ने जो जजमेंट दिया था उसी को आज आप फॉलो कर रहे हैं। प्रिवी काउंसिल के केस में 1943 में तो सारे के सारे अंग्रेज जज थे, एक जज को छोड़ करके 5 में से। वही ख्वाजा नजीर अहमद का केस, उसके बाद में आपने 1960 में आर के कपूर के केस को फॉलो कर रहे हैं आप। अरे आर के कपूर में तो कोई वकील भी नहीं था, आप कहते हैं कि इसी केस में प्रोसीडिंग क्वाश होना चाहिए। तो उसके बाद में आपने क्या किया? 1992 में आपने भजनलाल के केस में आपने कहा कि नहीं, 5 कैटेगरी ऑफ केसेस में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई ऐसा? और अगर प्राइमा फेसी केस ही अगर सबसे बहुत महत्वपूर्ण है तो क्या ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्या? तो ये कहिए कि हमारे लिए भी एप्लीकेबल होगा कि अगर हम प्राइमा फेसी लगे ये निर्णय किसी कारणवश प्रभावित होकर दिया गया तो हमारे विरुद्ध भी उसी प्रकार का एक्शन हो जैसा कि एक आम नागरिक के साथ में होता है। आप अपने आप को आपको आम नागरिक के साथ में रखना पड़ेगा। आप न्यायाधीश हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वो सर्वा हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको भी उसी प्रक्रिया से उसको पार करना पड़ेगा जैसे कि एक आम नागरिक को पार करना पड़ता है। आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते, या इस देश के कानून को जो सड़ी गली व्यवस्था है वो नहीं दे सकते, आपको बदलना पड़ेगा। और अंत में मेरा यह मानना है यह सब काम किसका है? ये काम सरकार का है। और मैं तो ये मुझे अवसर मिला
इस प्रकार का एक वीडियो बनाने का, मैं देश के ऐसे एक प्रधानमंत्री को, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट डायनामिक प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमने देखा नहीं कभी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, निश्चित रूप से वो बहुत बड़े वक्ता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान का भंडार थे। मैं तो उनको जितना समझने का प्रयत्न करता हूं, वो मुझसे और दूर 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 चले जाते हैं। हर बार उनको समझने का प्रयत्न करता हूं तो मुझे वो गूढ़ लगते हैं। लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर के अंदर में जो एबिलिटी है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो करने की क्षमता है, वो करने का साहस है। ऐसा साहस इस पूरे न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए करिए। और मुझसे अगर कोई लगे कि कोई योगदान हो सके, मेरे जैसे कई लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं, बुलाइए उनमें से कुछ लोगों को। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे बुलाइए, लेकिन ऐसे जो लोग निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को कुछ देना चाहते हैं, उन्होंने जो इतने वर्षों में अर्जित किया, उनसे कुछ अगर लगे आपको कि ले सके, या अगर आपको लगे कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनमें ये सब सारी क्षमताएं हैं, वो कर सकते हैं, तो करिए। एनजेएसी को जो उसको वापस से रिस्टोर करिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये बनाना सरकार की जवाबदारी है। उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, अरे आप नए रूप से वापस से उसको लेके आइए, रिस्टोर करिए। और सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को बंद करिए। कॉलेजियम सिस्टम को बंद करने का, जो कि अगर मुझे पूछा जाए, कोई पूछे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो मैं कॉलेजियम सिस्टम को कहूंगा कि ये गिरोह है। जैसे डकैतों का गिरोह होता है, उसी प्रकार का एक गिरोह है जिसने कि पूरी हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर में आधिपत्य जमा कर रखा हुआ है, और वो उसमें कोई सुधार नहीं होने देना चाहती है। कैसे जज का अपॉइंटमेंट हो और किस प्रकार से हमारी न्यायिक व्यवस्था, न्यायपालिका काम करे, ये देखना सरकार का काम है। आप सबसे पहले इनकम टैक्स की लाइन पे, इनकम टैक्स की हियरिंग जो होती है वो क्रिस क्रॉस होती है। मुंबई का मैटर कलकत्ता में सुना जाएगा, कलकत्ता का मैटर चेन्नई में सुना जाएगा, चेन्नई का मैटर दिल्ली में सुना जाएगा, दिल्ली का झांसी में सुना जाएगा, झांसी का देहरादून में सुना जाएगा। इस प्रकार से आपको पता ही नहीं चलेगा किसी न्यायाधीश को कि मैटर उसके पास में क्या आ रहे हैं। आपको ये करना पड़ेगा। क्या हो रहा है आज, जिस जज में न्यायाधीश नियुक्त होता है, उसी न्यायपालिका से वो रिटायर होकर बाहर निकलता है। क्या जज होने के बाद में जो एक मनुष्य की उसकी नियति है, उस नियति से ऊपर उठ सकता है वो? क्या वो ऐसे लोगों को जिनको जानता है, वो पहचानता है, उनके साथ में घनिष्ठता है, क्या उनके साथ में उनका व्यवहार जो होगा वो अलग नहीं होगा? कारण कोई भी हो, भ्रष्टाचार करना तो बहुत आसान हो जाता है। आप जब तक इस पूरी पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, ऑडियो वीडियो कंपलसरी करिए। कोई भी जज अपना ऑडियो वीडियो न खराब करेगा, न खराब होगा उसका। अगर हुआ तो उस जज के विरुद्ध जो है अलग कार्रवाई हो सकती है, और उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। दुनिया में कोई भी बैठा हुआ आदमी देख सकता है कि कौन सा न्यायाधीश किस प्रकार से उसके केस की सुनवाई कर रहा है, और इसको एज एन एविडेंस प्रयोग किया जा सकता है। आप सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको बर्खास्त किया जाए। आप कुछ दिन तक, जब तक कि कानून नहीं बन जाता आपका, एक अध्यादेश लाइए और कहिए कि कॉलेजियम सिस्टम कल से काम करना बंद कर देगा। ये जो जजेस हमारे कहते हैं कि हम अपने बच्चों को तो भेजते हैं वहां पे देश की सेवा करने के लिए, तो आप देश की सेवा 5 साल 10 साल क्यों करते हैं? आप करिए ना, 25 साल 30 साल करिए ना, भेजिए ना उसको मैजिस्ट्रेट से। आज तक किसी हाई कोर्ट के जज ने अपने बेटे को, बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को लोअर जुडिशियरी से हायर जुडिशियरी तक नहीं लेके आया। सीधा पैराशूटिंग होता हाई कोर्ट में। क्यों होता भाई? आप देश की सेवा करना चाहते हैं ना, न्यायपालिका की सेवा करना चाहते हैं, तो जाइए मैजिस्ट्रेट बनिए, जूनियर जज बनिए, जूनियर डिवीजन का सिविल जज बनिए, सीनियर डिवीजन बनिए, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आइए, उसके बाद में हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाइए। एक अध्यादेश लाए सरकार और कहे कि कल से जो भी अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्टों में, वो एकमात्र तरीका होगा जो प्रमोशन होगा, जो अभी 60-40% करके रखा है।
कोई 60% से कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होगा। आप ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बंद करिए, देखिए कि आपके इस देश, हमारे देश के अंदर में किस प्रकार से सुधार होगा इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद।